नमस्कार दोस्तों, हाल ही में IBACI और IBSA की वैकेंसी आई है। अब इससे संबंधित जो पिछली मैंने स्टडी वीडियोस डाली है उसमें कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार के डाउट्स अपने पूछे हैं। उनको बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, उनको हम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की तरह जान सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने भी लगभग ऐसे 10 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लैरिफाई हो जाएंगे। अब किस किस तरह के क्वेश्चंस है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं तो एग्जाम डेट क्या होगी, ये है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और सोर्सेज क्या होंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, पेपर लेवल क्या होगा, सेप स्कोर क्या होगा और हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन मॉक टेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर आप देखो जॉब प्रोफाइल का भी एक क्वेश्चन है कि ये गुड और बैड वगैरह के क्वेश्चन, करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी, प्रोसेस को कितना समय लगता है, कितनी लंबी प्रोसेस होती है, ये भी एक क्वेश्चन है। और अगर मैं आपको बताऊं IBACI और IBSA का एक टेम्परेरी जॉब है या फिर एक परमानेंट जॉब है, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के मैंने 10 क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हैं, तो मैं वन बाय वन, ठीक है ना, आपको सारे क्वेश्चंस वहां पर क्लैरिफाई करूंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं एग्जाम डेट से। देखो, अगर हम लोग एग्जाम डेट की बात करें IB जो है या फिर IBACI और IBSA दोनों की, तो जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है मेरे हिसाब से, अगर हम पिछली टाइमलाइंस को भी फॉलो करें उस हिसाब से 16 से 19 सितंबर होगी IBACI के लिए और लगभग 26 से 29 सितंबर एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है IBSA के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए। अब सोचने वाली बात है कि जो IB है, ठीक है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, ये इतना जल्दी हमारा डेट अनाउंस नहीं करता। अगर आप पिछली टाइमलाइंस भी इनकी देखो तो पिछली बार 17 जनवरी, जिसमें मैंने भी पेपर दिया था 17 जनवरी को, तो इन्होंने डेट अनाउंस जो करी थी, ठीक है ना, वो 9 जनवरी को डेट अनाउंस हुई थी। मतलब पेपर था 17 जनवरी को और 9 जनवरी को डेट अनाउंस हुई थी। सिटी इंटीमेशन भी 9 जनवरी को ही अवेलेबल करवाया गया था। एडमिट कार्ड नहीं आया था, केवल 9 जनवरी को डेट अनाउंस हुई थी, ठीक है ना। आपका मतलब किस दिन पेपर होगा, किस तारीख को, किस शिफ्ट में होगा और आपकी सिटी इंटीमेशन, और ये किसके थ्रू दिया गया था, ये जानकारी ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी IB के द्वारा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि आपकी जो ऑफिशियल डेट है वो अभी इतनी जल्दी अनाउंस नहीं होगी, उसको भी टाइम लगेगा अनाउंस होने में। अगर हम मान के चले कि पेपर 16 से 19 सितंबर के बीच होने की संभावना है, तो उस हिसाब से डेट जो अनाउंस होगी वो आपकी लगभग आपको 9 या 10 तारीख को आपको डेट अनाउंस हो सकती है, ठीक है ना, ऑफिशियल तरीके से, सिटी इंटीमेशन भी। और पिछली बार अगर एडमिट कार्ड की बात करूं तो एडमिट कार्ड दिया था इन्होंने 14 जनवरी को, पेपर था 17 जनवरी को, एडमिट कार्ड आया था 14 जनवरी को। तो इस बार भी सेम टाइमलाइन हो सकती है। तो ये आप ऐसा अनुमान मत लगाओ कि 2-3 दिन में एग्जाम डेट आ जाएगी, कुछ बता रहे हैं कि एक हफ्ते बाद एग्जाम डेट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। वो एग्जाम डेट ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो होता है वो बहुत ही मतलब कम पीरियड से पहले होता है। मतलब लगभग पिछली बार के हिसाब से अगर हम देखें तो एक हफ्ता पहले ही ऑफिशियल डेट अनाउंस होती है, 2 या 3 दिन पहले एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। ये मतलब प्रॉपर टाइमलाइन है। IBACI के लिए भी ये टाइमलाइन फॉलो होगी। सिमिलरली आपको IBSA में भी आपको यही टाइमलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो आप अभी फिलहाल एग्जाम डेट के लिए इधर उधर सर्च ना करें, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको अप टू द मार्क लेकर चले और अपने दिमाग में सेट कर ले कि हाँ मिड सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करें। जब एग्जाम डेट अनाउंस होनी होगी वो एक हफ्ता पहले हो जाएगी, एडमिट कार्ड भी 2 दिन पहले या 3 दिन पहले रिलीज हो जाएंगे। तो एग्जाम डेट का तो ये क्लैरिफिकेशन था। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और हमें कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने चाहिए। इसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने पूछा। वैसे तो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर और सोर्सेज को लेकर पार्ट की फॉर्म में वीडियो बना दी है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार चैनल पर विजिट करें और वहां पर जाकर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर जितनी भी स्ट्रेटजी वीडियो डाली है उसमें सब में सोर्सेज बताए हैं, प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी बताई है। तो आप उन वीडियो को एक बार जरूर देख ले। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकता है या फिर टेलीग्राम पर मैंने इन सारी वीडियोस के लिंक अवेलेबल करवा दिया है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं, एक क्वेश्चन जो सबसे कॉमन है वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, करंट अफेयर्स का सोर्स, ठीक है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। तो मैं अगर आपको बताऊं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर डिजायर टू लर्न को फॉलो कीजिए। उसकी वीडियोस के मैंने टेलीग्राम पर लिंक भी अवेलेबल करवा दिया है। उन्होंने 9 घंटे के आसपास की कंपाइलेशन वीडियो भी डाली है, उसमें होलिस्टिकली सब कवर किया है। मैंने भी वहीं से कवर किया है फिलहाल अपने दूसरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो आप उसको अच्छे से कवर कर ले, ठीक है ना। उन्होंने मंथली भी डाले हैं और इवन उन्होंने प्रैक्टिस सेशन
सेशन भी स्टार्ट किए हैं डिजाइड टू लर्न ने, तो आप करंट अफेयर्स के लिए डिजाइड टू लर्न पर बिल्कुल कंप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अभी जो है वो एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप अपना टाइम इस चीज़ में बिल्कुल भी मत वेस्ट करें कि कौन से सोर्सेज को फॉलो करें, कौन से सोर्सेज को ना फॉलो करें। आप, अगर मैं आपको बताऊं तो इन सोर्सेज को फॉलो करके देखो, आपको जरूर आउटपुट मिलेगा। आप जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो उसमें भी आपको आउटपुट नजर आएगा। आप इस चीज़ में अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करें कि ये सोर्स अच्छा है, उसने ये सोर्स बताया। जहां से आपको अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे वो सोर्स फॉलो करें, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को अप टू द मार्क रखे चले, ठीक है ना। और वो भी बताऊंगा, ठीक है ना, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी वगैरह आप चैनल पर जाकर विजिट करके वहां पर वो सारी चीजें देख सकते हो। टेलीग्राम में उन सारी वीडियोस का आपको लिंक भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब जो तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो आपका देखने को मिलेगा कि हाँ मतलब पेपर का लेवल क्या होगा। भाई अगर पेपर होगा, ठीक है, प्रिपरेशन तो आपने कर ली, लेकिन इसका कोई तो लेवल होगा। पहले तो मैं एक आपको डाउट क्लियर कर दूं, ठीक है ना, कि IBACI जो एक ग्रेजुएशन बेस्ड पेपर होता है और जो IBSA होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट, वो एक 10th लेवल बेस्ड पेपर होता है। तो दोनों के टफनेस और डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा नहीं, आपको अच्छा खासा अंतर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, पेपर के पैटर्न के हिसाब से। फिर भी अगर मैं IBACIO की बात करूं, पैटर्न तो दोनों का सेम है, लेकिन अगर IBACIO की आप देखें तो 2021 का पेपर, 2023 का पेपर, तो 2021 का पेपर 2023 के पेपर के कंपैरेबल इजी साइड था। 2000 जो 23 में 24 में पेपर हुआ था वो थोड़ा सा टफ साइड था, ठीक है ना। हो सकता है अगर हम इसी टाइमलाइन को वहां पर लेकर चले तो हो सकता है सन 2025 में जो पेपर आएगा IBACIO का वो भी टफ साइड पर ही आएगा। मतलब इतना इजी भी नहीं जाएगा, हो सकता है मॉडरेट आए, लेकिन आप उसको यही दिमाग में लेकर चले कि वो टफ ही आएगा, ठीक है। अगर मैं IBSA की बात करूं, सिक्योरिटी असिस्टेंट की, क्योंकि वो 10th लेवल का एग्जाम होता है, इसलिए वो हो सकता है आपको थोड़ा सा आपको मॉडरेट और इजी साइड देखने को मिले। उसमें आपको बहुत सारी चीजें फैक्चुअल ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो सोर्सेज बताए हैं और जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई है वहां से IBACIO और IBSA दोनों ही कवर हो जाएंगे आराम से। आप उन्हीं को फॉलो करें बिल्कुल वहां पर विश्वास करके, ठीक है। अगर मैं आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अब हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे पेपर लेवल के बाद, ठीक है ना। अब हम चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई मॉक में यहाँ पर मार्क्स को कैसे इंक्रीज करे, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि मॉक में लोगों के मार्क्स नहीं आ पा रहे, ठीक है ना। कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं मार्क्स को इंक्रीज करने में। देखो पहली तो बात आपको मैं क्लैरिटी दे दूं कि मॉक टेस्ट जो हम लोग लगाते हैं वो ठीक है कि मार्क्स उसमें देखते हैं कि भाई हमारे कितने नंबर आ रहे हैं, हमारे 50 की रेंज में आ रहे हैं, हमारे 45 की रेंज में भी देखने को मिलेंगे, 55 की रेंज में भी देखने को मिलेंगे। एक तो आप लोग मॉक टेस्ट से अपने आप को कंप्लीटली जज मत कीजिए कि हाँ मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्योंकि जो मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो जरूरी नहीं है कि सेम पैटर्न पर आपको पेपर में भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप अपने आप को उससे जज मत करें कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अगर किसी के 35 नंबर बन रहे 40, तो वो ये सोचकर मत बैठ जाना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मॉक टेस्ट को आप दूसरे तरीके से ले, मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, मॉक टेस्ट को आप लोग अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाएं। मतलब आप लोग स्टडी थ्रू मॉक टेस्ट। एक कैंडिडेट था, ठीक है ना, जिसने SSC CPO का पेपर और CGL वगैरह के पेपर उसने क्लियर किए थे, यानी कि और क्या उसने स्ट्रेटजी लगाई थी, उसने स्ट्रेटजी लगाई थी कि वो मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन करता था। मतलब वो मॉक टेस्ट देता था और उन्हीं को समझ के उन्हीं से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करता था। तो आप लोग भी वही चीज करें। मॉक टेस्ट में आपके जितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उनके अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़े, उनको अपनी स्ट्रेटजी का पार्ट बनाए, उनको अपनी प्रिपरेशन का पार्ट बनाए। जो भी आपकी गलती हो रही है उन गलती को सही करे, उनसे सीखे, ठीक है ना। अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करे, जैसे मैथ होता है, मैथ के पोर्शन के, इंग्लिश के पोर्शन के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे, यानी उन नोट्स को लगातार रिवाइज करे, ठीक है ना। मतलब मॉक टेस्ट से अपने आप को जज करने की जरूरत नहीं है, ना ही डिमोटिवेट होने की जरूरत है, वो केवल आपकी प्रिपरेशन का पार्ट होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट में 45 अगर स्कोर हो रहा है तो हो सकता है वहां पर 55 और 60 आप स्कोर कर जाए। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ठीक है ना, मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि मॉक टेस्ट में कम स्कोर था लेकिन पेपर में अच्छा स्कोर कर पाए, ठीक है ना। ये बहुत अलग चीज है, ठीक है ना। और ऐसा भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग और कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं जिनका 60 to 65 स्कोर चल रहा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि नहीं पेपर में भी अच्छा स्कोर कर लोगे। पेपर में, ठीक है ना, आप लोगों को भी अपना स्कोर और अपनी मेंटेलिटी को मेंटेन करके चलना है। लगातार अपने आप को स्टडी के साथ अटैच होकर यहाँ पर अटैच रख के चलना है। ऐसा नहीं कि आप प्रिपरेशन को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो कि नहीं मेरा स्कोर तो 65 और 70 चल रहा है, मैं तो आराम से निकाल लूंगा। कुछ नहीं पता होता पेपर टाइम में क्या चीजें हो जाए, तो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करके चले हर एक सिचुएशन से लिए। और मॉक टेस्ट से अपने आप को बिल्कुल भी जज मत करे। मॉक टेस्ट से अपने आप को और ज्यादा एनहांस करे, अपनी नॉलेज को, अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी प्रिपरेशन का उसको पार्ट बनाए, ठीक है ना। स्टडी थ्रू मॉक टेस्ट के कॉन्सेप्ट को बनाए। अगर
इस क्वेश्चन की बात करें, अब हम 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्या क्वेश्चन है वहां पर? वो क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो एक बहुत अलग चीज है, ठीक है ना। उसको मतलब पेपर से पहले हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने बता दिया हो कि भाई क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है। जब हमने 2023 में पेपर दिया था, ठीक है ना, मैंने तो उस समय पर जो कट ऑफ थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आई थी पेपर से पहले, वो 2021 के बेस पर थी। सबने कहा था कि भाई कट ऑफ रहेगी 65 से मतलब 65 to 70 के बीच कट ऑफ रहेगी, क्योंकि वो 2021 के हिसाब से एनालाइज करे थे। सिमिलरली, ठीक है ना, हम भी अगर आपको कट ऑफ बताएंगे तो वो किसके हिसाब से बताएंगे? 2023 के पेपर के हिसाब से। लेकिन अभी तक एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो एग्जाम जब कंडक्ट हो जाएगा तभी इस चीज को क्लैरिफाई किया जा सकता है। और जो कट ऑफ होती है वो 3-4 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी इस बार पिछले बार से ज्यादा है, ठीक है ना। 3717 वैकेंसी है IBSCIO के लिए, ठीक है ना। 4500 वैकेंसी है IBSC के लिए, तो वैकेंसी इस बार थोड़ी सी ज्यादा है, तो उस हिसाब से भी कट ऑफ को इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा, हमारा अटेंडेंस, ठीक है ना, नंबर ऑफ फॉर्म्स कितने भरे गए हैं, कितने लोगों ने वहां पर पेपर दिया है, ये भी फैक्टर काम करेगा। और तीसरा सबसे मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर तो मैं तो उसी को मानता हूं, वो होता है टफनेस और डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर। वो डिसाइड करेगा कि कट ऑफ क्या होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा जो डिसाइड करता है, क्योंकि उसी की वजह से नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है भाई। जो टफनेस होता है पेपर का, डिफिकल्टी लेवल होता है, तो उसी वजह से नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है। तो अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग नॉर्मलाइजेशन होता है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका जो टायर फर्स्ट का सिलेक्शन होता है वो इंपैक्ट कर सकता है। तो आप लोग अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर इतना ध्यान मत दो, आप केवल अपनी प्रिपरेशन पर फोकस करो, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी उसको बाद में यहाँ पर जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद हम उसका मतलब अनुमान लगा लेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो सबसे अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो 6 नंबर का सवाल है, वो है हमारा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा एग्जाम में। भाई अगर मैं बताऊं अपने आइडिया से जो मुझे लगता है, ठीक है ना, वो आपको एक जो सेफ स्कोर टारगेट करके चलना चाहिए। अगर मैं IBSCIO की बात करूं, अगर हम ये इमेजिन कर ले दिमाग में कि 2023 के हिसाब से पेपर आएगा, ठीक है ना, उससे थोड़ा सा यहाँ पर टफ हो सकता है या फिर उससे थोड़ा सा इजी हो सकता है, यही 2 सिनेरियो हो सकते हैं। तो दोनों सिनेरियो में जो सेफ स्कोर रहने के चांस रहेंगे वो आपके 60+ और 65+ रहेंगे। और जो टायर फर्स्ट होगा ना एग्जाम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टायर फर्स्ट की जो अहमियत है वो आपको लास्ट तक देखने को मिलेगी। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी कैंडिडेट टायर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करेगा, उसके लास्ट तक जाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा होंगे, फाइनल सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप टायर फर्स्ट पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करें तो आपके जो टायर सेकंड और इंटरव्यू है उसमें आपका काम अच्छे से चल जाएगा। अगर आपके कम मार्क्स भी बने तो आप टायर फर्स्ट पे ज्यादा फोकस करें। कम से कम आप लोग 65+ सेफ स्कोर को टारगेट करके चलें, ठीक है ना। IBSCIO के लिए अगर मैं IBSC की बात करूं तो हो सकता है IBSC का पेपर थोड़ा सा इजी साइड है पर आपको देखने को मिल सकता है। तो उस यहाँ पर केस सिनेरियो में भी आपको देखने को मिलेगा IBSC में भी जो सेफ स्कोर होगा वो भी 65+ होगा, ठीक है ना। अगर वैकेंसी किसी पर्टिकुलर रीजन में बहुत ही कम है, ठीक है ना, वैकेंसी भी फैक्टर्स वहां पर डिसाइड करती है, तो हो सकता है 70+ तक सेफ स्कोर चला जाए, 75+ तक भी सेफ स्कोर चला जाए। लेकिन आप लोग एक मतलब अगर मैं आपको बताऊं एक वाइड आइडिया अगर मैं आपको बताऊं तो आप 65+ तो कम से कम टारगेट करके चलें सेफ स्कोर को, ठीक है ना। और सेफ स्कोर ही टारगेट करना फिलहाल के लिए अच्छा है, बजाय एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर ध्यान देने के। आप लोग अगर ध्यान ही देना चाहते हैं किस चीज पर तो आप सेफ स्कोर पर ध्यान दें। सेफ स्कोर आपको 60 और 65+ टारगेट करना है। तो अब ये 6th क्वेश्चन खत्म, सेफ स्कोर की बात हमने कर ली, 60 और 65+। अगर हम बात करें 7th क्वेश्चन की, जो 7th क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है 7th की? करेक्शन डेट क्या होगी या करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी। मैं आपको बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूं, जो लास्ट टाइम नोटिफिकेशन आया था उसमें भी कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था उन्होंने कि करेक्शन डेट या फिर करेक्शन विंडो ओपन होगी। सिमिलरली इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसमें भी कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि करेक्शन डेट या करेक्शन विंडो ओपन होगी। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग एक्सपेक्टेड डेट को सही मान के चले तो अगर करेक्शन डेट ओपन होनी होती तो अब तक हो चुकी होती। ना तो लास्ट टाइम करेक्शन डेट या विंडो ओपन हुई थी, ना ही मुझे लगता है कि इस बार भी करेक्शन डेट या विंडो ओपन होगी। तो आप इस तरह की कोई भी उम्मीद ना लगाए, ठीक है ना। और अब ये भी डाउट होगा कि फॉर्म के रिजेक्ट होंगे नहीं होंगे, तो भाई वो जो क्लैरिफिकेशन होगा वो केवल आपको मिल सकता है कि जब आपकी सिटी इंटीमेशन आ जाएगी, जो आपको ईमेल आएगा। अगर आपको ईमेल आ गया सिटी इंटीमेशन का, ठीक है ना, तो आप ये कंफर्म मान ले कि हाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। उससे पहले तो ये बताया ही नहीं जा सकता कि फॉर्म रिजेक्ट होगा एक्सेप्ट होगा, ठीक है ना। हो सकता है वो कोई लिस्ट निकाल दे फॉर्म रिजेक्शन की, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। अगर वो नहीं निकालते हैं तो वो चीज जो क्लैरिफाई होगी तो वो तभी होगी जब आपको वहां पर सिटी इंटीमेशन की डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी, तभी वो चीज क्लैरिफाई हो सकती है। और जो अच्छा क्लैरिफिकेशन हो, किसी ने बहुत सारी चीजें गलत की हुई है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो वो
एडमिट कार्ड से क्लैरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। तो ये आप इसको मैं बता दूं कि करेक्शन विंडो और करेक्शन डेट यहाँ पर ओपन होने के चांसेस बहुत ही कम है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। पिछली बार भी नहीं ओपन हुई थी तो मुश्किल है कि इस बार भी ओपन नहीं होगी, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो 8th क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या होगा। ये भी बहुत लोगों ने पूछा है कि भाई प्रोसेस कितनी लंबी चलती है। अगर मैं आपको बताऊं भाई प्रोसेस जो है, अगर हम पिछले साल की टाइमलाइन के हिसाब से बात करें, हालांकि पिछले साल वैकेंसी कम थी, 955 वैकेंसी थी, ठीक है ना। इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है वहां पर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज पिछले साल 1 साल लगा था प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। सिमिलरली इस साल भी अगर हम देखें कि अगर सितंबर में एग्जाम कंडक्ट हो जाता है 16 सितंबर मिड सितंबर में, तो हो सकता है कि आपका जो नेक्स्ट ईयर के अगस्त तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, अगस्त तक आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाए, सन 2026 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर हम पिछली टाइमलाइन की बात करें, जब मैंने पेपर दिया था तो जनवरी 17 को पेपर हुआ था सन 2024 में, और 19 दिसंबर सन 2024 को रिजल्ट डिक्लेयर कराया गया था। IBACIO की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो आप ये देख सकते हो कि ऑलमोस्ट प्रोसेस को पूरा होने में 1 साल का समय लगता है, क्योंकि भाई टायर फर्स्ट है, टायर सेकंड है और इंटरव्यू है, ठीक है ना। क्योंकि इस बार वैकेंसी ज्यादा है तो इंटरव्यू में भी हो सकता है टाइम ज्यादा लग जाए, तो इसलिए हो सकता है कि 1 साल से ज्यादा का भी समय लग सकता है, या 1 साल 1 महीना 2 महीने तक का भी समय जा सकता है इस बार, ठीक है ना। तो ये टाइमलाइन है IBACIO, और सिमिलर केस काम करेगा IBSA के लिए। अगर हम बात करें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यानी कि 9th क्वेश्चन जो हमारा है वो है जॉब प्रोफाइल को लेकर, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, ठीक है ना, कि ये जॉब अच्छी है या ये जॉब अच्छी नहीं है, या फिर वहां पर ये सेफ है या ये सेफ नहीं है। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं जो गर्ल्स है, ठीक है ना, लड़कियां ये बहुत पूछती है कि ये जॉब सेफ है या नहीं है। सिमिलर है दोनों के लिए, IBSA और IBACIO के लिए। तो अगर मैं आपको बताऊं भाई जॉब जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जॉब है, एक परमानेंट जॉब है, ठीक है ना। पक्ष इसके अंदर है, अच्छा खासा पे लेवल आपको मिलता है, पे लेवल 7 होता है IBACIO के लिए, सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है ना। और हाँ ये बात सच है, अगर मैं गर्ल्स के रेस्पेक्ट में बात करूं कि ठीक है, अगर बॉयज के रेस्पेक्ट में बात करें, ठीक है ना, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होना चाहिए जॉब को लेकर, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो मतलब डेंजरस, ठीक है ना, जॉब में थोड़ी बहुत वहां पर चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। सभी जॉब में होते हैं, जितनी भी डिफेंस ओरिएंटेड जॉब है उसमें चैलेंजेस होते हैं। तो आप ये दिमाग में कंसिडर करके चले कि आप IB में सर्व कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सर्व कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ उस जॉब में चैलेंजेस होते हैं, ठीक है ना। ये भी नहीं कि आप ये मान के चले कि हाँ बहुत आरामदायक जॉब है, 9 to 5 जॉब है, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी रीजन में मतलब ज्यादा यानी यहाँ पर केसेस नहीं है तो हो सकता है 2-3 महीना आपके आरामदायक निकल जाए, लेकिन हम इसको दिमाग में कंसिडर करके नहीं चल सकते कि जॉब में चैलेंजेस नहीं है। ये सच है कि जॉब में चैलेंजेस होते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं गर्ल्स को स्पेसिफिकली बता दूं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है ना, जो लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है और वो स्पेशली डेडिकेटेड है यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है ना, डिफेंस जॉब के लिए, ठीक है ना। उनको पूरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कि उनको IBACIO और IBSA में सर्व करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप सर्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये आपकी फैमिली यानी कि जो बैकग्राउंड है, ठीक है ना, फैमिली सिचुएशंस है, वो आप इंडिविजुअल लेवल पर हम उसको नहीं देख सकते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप उसको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ये सच है, चैलेंजेस होते हैं। मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है, चैलेंजेस होंगे, आपको देखने को मिलेंगे। भाई इंटेलिजेंस गैदरिंग का उनका काम है, तो हर तरह के चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ सकते हैं। कंट्री टू कंट्री भी वहां पर IBSIO को दिलो तो जाना पड़ सकता है, ठीक है ना। IBSA का हो सकता है कि चैलेंजेस कम हो, लेकिन ACIO अफसर का यहाँ पर ऑफिसर लेवल जॉब है तो उसमें हो सकते हैं चैलेंजेस ज्यादा हो, ठीक है ना। तो ये जॉब प्रोफाइल थी, ये इंडिविजुअल लेवल से डिसाइड आप लोग करो, आपको सब पता है कि जॉब प्रोफाइल में कैसे काम होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये डाउट तो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए कि ये जॉब परमानेंट है या ये जॉब टेम्परेरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये जॉब टेम्परेरी है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो IB डिपार्टमेंट आता है उसकी जॉब है, ये एक परमानेंट जॉब है। ये दोबारा आपको बता दूं, ये एक परमानेंट जॉब है। उन्होंने नोटिफिकेशन में जो मेंशन किया, उन्होंने ये लिखा हुआ है कि ये टेम्परेरी है, वो भी किसके लिए, लिमिटेड पीरियड के लिए, मतलब 2 साल तक का जब आपका जो पीरियड होगा, जब आप ट्रेनिंग करोगे, ठीक है ना, चीजों को समझोगे, सीखोगे, तो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से 2 साल बाद आपका ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको परमानेंट नियुक्ति की जाती है।
तो ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि वो 2 साल के प्रोबेशन के पीरियड के बाद आपको वहां से निकाल दे, ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है, कोई डेडिकेशन आपके अंदर नहीं है, तो अगर आप कैपेबिलिटी भी रखते हैं, डेडिकेशन भी रखते हैं और कुछ शॉर्टकमिंग्स अगर उन्हें देखने को मिलती है, कुछ मेडिकल ग्राउंड्स अगर उन्हें देखने को मिलते हैं, तब वो वहां से आपको निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जॉब परमानेंट नहीं है, केवल 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारी जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनका एक ट्रेनिंग पीरियड होता है, जिसमें उनकी कैपेबिलिटीज को जज किया जाता है और उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि ये फ्यूचर जो जॉब्स के अंदर जो सर्कमस्टांसेस होंगे, जो चैलेंजेस होंगे, क्या उसको अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्या ये कैंडिडेट इस जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। ये उस 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में डिसाइड होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये IBACIO या IBS एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट की जॉब है। इसमें इनका प्रोबेशन पीरियड रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको अगर ये आपकी सुटेबिलिटी को नहीं पता लगा पाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर देश की जो नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी है उसको खतरा हो सकता है। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन भी ऑफिसर्स को या जिन भी कैंडिडेट्स को वो अपॉइंट कर रहे हैं वो बिल्कुल कैपेबल और सुटेबल हो जॉब को और अपने काम को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो ये मत मान लेना कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है, लेकिन केवल 2 साल का प्रोबेशन पीरियड उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है ना। ये 10 के 10 डाउट मैंने आपको अच्छे से क्लैरिफाई कर दिए। बावजूद इसके अगर किसी को फिर भी कोई भी डाउट है तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इसी के साथ यहाँ पर धन्यवाद। अभिज्ञान आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा।